तो अमेरिका में भी अब चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह से जो इंडियन मीडिया है किस तरह से कास्टिस्ट रहा है और किस तरह से जो है बहुजन अपना मीडिया शुरू कर रहे हैं, किस तरह से अल्टरनेटिव मीडिया शुरू हो रहा है। तो मुझे लगा महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को अपनी बात खुद रखनी पड़ेगी। क्यों दूसरा अभी तक उठाता रहे, पुरुष ही क्यों उठाए महिलाओं की बातें। जिसके बारे में बात करते थे ना उसकी नेगेटिविटी, तो लोग आपके ऊपर पहले उंगली उठाते थे कि तुम में ही कमी होगी, तुम ही ज्यादा इस तरह से देख रहे हो। तो वो सारी चीजें भी झेली है मैंने। मैं उन कास्टिस्ट लोगों के मुंह पे तमाचा मार के आई हूँ कि जिन्होंने मुझे कहा था कि आपको काम नहीं आता, आज देख लो मैं कहाँ खड़ी हूँ। होता है कास्टिज्म किस तरह से काम करता है, किस तरह से दिमाग से खेला जाता है, वो सारी चीजें मैं ज्यादा बेहतर समझ पाई हूँ। तो मेरिट वेरिट कुछ नहीं होता, मौका सब कुछ होता है। मुझे मौका मिला, मैंने अपने आप को मौका दिया। आपको इतना सिंपैथी दिखाएंगे कि सब कुछ वही है, सब कुछ वही सही कर देंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। मेरे साथ खास मेहमान है, परिचय कराऊं, या आप सब लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पर आप सब लोग हैं सक्रिय, और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। मीना कोटवाल ने पिछले 2 सालों में द मूक नायक बनाया, उसके बाद नई लकीरें खींची हैं, और आप लोग बधाई दे सकते हैं। अमेरिका जा रही हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अगले महीने, और न्यूयॉर्क टाइम्स में छप चुकी हैं, गल्फ न्यूज के कई अखबारों में छप चुकी हैं, और दुनिया भर में लोग जान रहे हैं। मीना ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म किया, फिर जामिया से भी पढ़ाई की है, फिर इन्होंने एमफिल किया, उसके बाद बीबीसी में भी काम किया, नेशनल दस्तक के फाउंडर मेंबर रही हैं। तो आप लोग चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं मीना कोटवाल से, बधाई दे सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, और हम लोग कुछ बातचीत करेंगे कि हम क्या कुछ बेहतर कर पा रहे हैं आपके लिए, या सिर्फ अपना पेट चला रहे हैं, या नेशनल दस्तक से या द मूक नायक से आपकी आवाज सशक्त हो रही है, क्या हम सामाजिक बदलाव कर पा रहे हैं। राजनीति का तो मुझे नहीं पता, क्या हम सामाजिक बदलाव कर पा रहे हैं, क्या हम आपको कुछ सोशली पॉलिटिकली अवेयर कर रहे हैं, कुछ आपके जीवन पर असर पड़ रहा है कि नहीं। बाबा साहब ने कहा है, फुले साहब ने कहा है कि जो शोषित वंचित हैं उनको अगर आप जागरूक कर दे तो वो खुद अपनी लड़ाई लड़ने लगेंगे। मीना, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर, और 2 साल का सफर न्यूयॉर्क टाइम्स तक पहुंचा, और आप खुद भी अमेरिका जा रही हैं। कैसे देख रही हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल है या अब चीजें आसान हो रही है? देखो शंभू, स्ट्रगल तो बहुत रहता ही है, और हम लोग स्ट्रगल से कभी डरे भी नहीं हैं, क्योंकि जिस कम्युनिटी में जन्म हुआ है उसमें जन्म होने के बाद ही स्ट्रगल शुरू हो गया है। तो स्ट्रगल से डरे नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे 2 साल में शुरू किया मूक नायक, और आपका नेशनल दस्तक का खासकर, और जो ऑडियंस है, जो लोग पसंद करते हैं मूक नायक को, उनकी शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि उनके वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी जगह छप रही हूँ। तो वो उन लोगों का प्यार है, उन लोगों को काम पसंद आई है, मेहनत जो है उनको दिखाई दी कि हम लोगों ने मेहनत की है, और उसका वो रंग आ रहा है। क्या था न्यूयॉर्क टाइम्स क्या जानना चाह रहा था? क्या उनको पता चलने लगा है कि यहाँ की जो मीडिया है उसका एक कास्ट कैरेक्टर है? बिल्कुल, जैसे आप सिएटल में ही देख लीजिए, सिएटल में जो कानून है, जो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसमें जाति भी जुड़ा है। ऐसा नहीं वो कानून अभी नया बना है, पहले से मौजूद है, लेकिन उसमें अब जाति जुड़ा है। तो अमेरिका में भी अब चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह से जो इंडियन मीडिया है किस तरह से कास्टिस्ट रहा है, और किस तरह से जो है बहुजन अपना मीडिया शुरू कर रहे हैं, किस तरह से अल्टरनेटिव मीडिया शुरू हो रहा है, और उसको किस तरह से जगह देने, किस तरह की वो स्टोरीज कवर कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, जिन मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं वो पहली बार ऐसा हो रहा है। इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छाप रही है, इससे पहले होता तो शायद हम लोग नहीं होते। लेकिन आपको न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, और गल्फ के कुछ बहुत सारे हैं। मैं अगर दिखाना चाहूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स है, खलीज टाइम जो है यूएई का सबसे बड़ा और सबसे पुराना न्यूज़पेपर है। अरब न्यूज में अभी 2 दिन पहले हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा पेपर है। फ्रेंच न्यूज में बहुत सारी जगह आ गया है, नेपाली में आ गया है, अब ला फिगारो में 1-2 दिन में आने वाला है, जॉर्डन न्यूज में आ चुका है इससे पहले। लेकिन भारत का जो टेलीविजन है उसने अभी आपको एज ए गेस्ट पैनल पे नहीं बुलाया, अपने कॉन्क्लेव में अभी आपको नहीं 1-2 चैनल बुलाते हैं। इनको है ये अभी इनको पता नहीं है। नहीं, 1-2 चैनल जैसे बुलाते हैं किसी डिस्कशन पे, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि किस तरह का वो कास्टिस्ट मीडिया रहा है। मेरी तो लड़ाई यही है। और ये देखिए, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, मेरा पूरा प्रोफाइल आया, मूक नायक के बारे में आया, तो इंडियन मीडिया के कुछ जो बड़े चैनल है उन्होंने किस तरह से उठाया, उसमें उन्होंने जिस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया था उसको टारगेट करने की कोशिश की, जबकि वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छा कर रहा है, मैं उसके काम की तारीफ हमेशा करती हूँ,
लेकिन ठीक है, वहां पे जो लोग हैं वो कास्टिस्ट हैं, तो उनके खिलाफ मैंने लिखा, बोला, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई थी। तो उसको घेरते हुए उन्होंने पूरा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को घेर लिया, और जबकि ये मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है ना। कास्टिज्म जो है हम लोगों ने फेस किया, या जो कास्ट डाइवर्सिटी है वो है ही नहीं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, ये पूरे समुदाय की लड़ाई है, पूरे समाज की लड़ाई है। उस मीडिया की भी लड़ाई, उस मीडिया में भी मेरी ये लड़ाई है जिस मीडिया ने इसको कवर किया, उसको घेरने की कोशिश की। लेकिन फिर मैंने उनको, मतलब कई सारे लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की मेरे उस मामले पर मैंने उनको नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि आप वहां पर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे थे ना, वहां पे तो खुद वहां पे दलित नहीं है, वहां पे तो खुद मेरी यही लड़ाई कि अभी तक क्यों नहीं रहा, 75 साल हो गए आजादी को, क्यों दलित आदिवासी एडिटोरियल पोस्ट पे नहीं रहा। तो वहां तो और ज्यादा कास्टिज्म रहा है। तो मामले को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जो नेशनल से ज्यादा इंटरनेशनल कवरेज मिलती है, इंटरनेशनल लोग जो पूछ रहे हैं, वहां की मीडिया पूछ रही है, वहां के लोग काम की तारीफ कर रहे हैं, वहां के लोग ज्यादा समझ रहे हैं इसको। तो क्या है, थोड़ा सा बताइए मूक नायक के बारे में, कैसे चला रही है, किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या है फ्यूचर फर्दर प्लानिंग क्या है? मूक नायक जैसे 2021 में मैंने शुरू किया था, बाबा साहिब ने 1920 में शुरू किया था, लेकिन उस समय जो है फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से उनको बंद करना पड़ा। और वही सारी चीजें जो है, कास्टिज्म देखा, पैट्रियार्की देखी, बहुत सारी चीजें देखी अभी की मीडिया में, जब क्योंकि मैंने भी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, नेशनल दस्तक में काम किया है, तो बहुत सारी जगह काम किया। तो महिलाओं की बहुत कमी है, वो जगह नहीं है अभी महिलाओं की। अगर हम लोग डिप्रेस और ऑप्रेस कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, तो महिलाएं अभी है नहीं उसमें। तो मुझे लगा महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को अपनी बात खुद रखनी पड़ेगी। क्यों दूसरा अभी तक उठाता रहा है, पुरुष ही क्यों उठाए महिलाओं की बातें? जैसे अभी जो है एक सवर्णा ही है जो दलितों की और आदिवासियों की बात कर रहा है, वही शोषण भी कर रहा है और वही मसीहा भी बन रहा है और वही अवार्ड भी पा रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अब हमारा भी खुद है, नाक है, कान है, मुंह है, सब कुछ है, हम अपना दर्द बेहतर बता सकते हैं, कोई हमारा दर्द बताए। तो मुझे लगा कि ये जो महिलाओं की जगह अभी खाली है, वो महिलाओं को शुरू करना चाहिए। इस तरह से मूक नायक की शुरुआत की 2021 में। 2 साल हो गए हैं और 2 साल में बहुत काम किया, मेहनत की, उसका रंग हम मिल रहा है हम लोगों को, उसकी मेहनत जो है रंग ला रही है। 17 लोगों की टीम है अभी हमारे पास और अलग अलग है, राजस्थान में है, यूपी में है, दिल्ली में है और छत्तीसगढ़ में है। तो अलग अलग जो टीम फैली हुई है, इस तरह से काम हो रहा है और कोशिश करते हैं पूरे देश भर का जो है, जो मुद्दे कोई नहीं उठा रहा है वो मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। सोशल इशू के जो मुद्दे हैं वो उठाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह एमपी में हम लोगों ने खबर की थी, 40 करोड़ का बजट था दलितों के लिए और वो फिर हम लोगों ने स्टोरी करी तो फिर 38 करोड़ का बजट पास हुआ। बलिया का एक गांव था जहाँ पे लाइट नहीं थी, वो स्टोरी हमारे करने के बाद वहां पर लाइट पहुंची। तो इस तरह की कई सारी FIR हो जाती हैं, बहुत सारी FIR हो जाती है, किसी को पीने का पानी मिल जाता है। एक स्कूल था जहाँ पर दूध नहीं मिल रहा था उनको मिड डे मील में और फिर वहां पर हमारे यहाँ खबर होने से उनको दूध मिलने लगा। तो इस तरह की खबरें हम लोग करते हैं। बहुत सारे लोग फिर हम लोगों को भेजते हैं, थैंक यू द मूक नायक, अगर आप नहीं होते तो हमारे ये चीजें नहीं होती। तो ये सोशल इशू उठाने की कोशिश करते हैं ताकि छोटे छोटे इशू जो है लॉन्ग टर्म के लिए काम करे। कहीं पर अगर दूध शामिल हो गया, कहीं पीने का पानी पहुंच गया, कहीं लाइट पहुंच गई, तो एक बार पहुंचने के बाद वो दोबारा नहीं हटेगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगी। तो इस तरह का काम हम लोग करते हैं। मूक नायक की शुरुआत ही मैंने इसलिए करी है क्योंकि इस तरह के मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। अभी किस तरह की तकलीफें सामने आ रही है और आगे वही मतलब क्या लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? इकोनॉमिकल क्राइसिस तो वो तो बना रहेगा, बहुत है। इकोनॉमिकल क्राइसिस तो रहता ही है क्योंकि हम लोग सारा क्राउड फंडिंग पे डिपेंडेंट हैं। हम लोग किसी सरकार से या कहीं और से पैसा नहीं लेते हैं क्योंकि एक बार अगर आप पैसा ले लिए तो फिर ये होता है कि उनके फेवर में ही आपको काम करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उससे बचे हुए हैं। एक राहुल गांधी के इंटरव्यू को लेकर आपको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज किए कि राहुल गांधी का इंटरव्यू कर लिया, ये कांग्रेसी है, ये दलित विरोधी है, फलाना, बहुत सारी चीजें बोले। लेकिन मैं उससे पहले एक पत्रकार हूं और पत्रकार का काम है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जो पॉलिटिक्स में है या कहीं और भी है, उसका इंटरव्यू करना चाहिए, जिससे बातचीत करनी चाहिए, उनके मुद्दे आने चाहिए। तो मैंने वही किया। राहुल गांधी क्या, कल को मोदी जी बुलाएंगे मुझे इंटरव्यू करने के लिए तो मैं तो उनका भी करूंगी। ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ मैं एक पार्टी के लिए। तो लोगों को आपत्ति, अब तो लोग सवाल को लेकर कि आपको क्या पूछना है, नहीं पता, आप सवाल मंगवा लिया कीजिए। पूरा इंटरव्यू देख लीजिए, उस पूरे इंटरव्यू में दलित, आदिवासी, OBC, महिलाओं, इन्हीं सब मुद्दों पे बात है। तो क्या राहुल गांधी का रिएक्शन था? वो ये सब चीजें जानते थे या उनको लगा, ही वाज सरप्राइज कि अरे ये सब सवाल भी होते, क्योंकि टीवी अखबार पे सब सवाल पूछता नहीं। हाँ, मतलब मुझे कई सारे लोगों के कॉल भी आए कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बहुजन जो है इस तरह से इतने बड़े लीडर से इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके इंटरव्यू किसने किए हैं? जिस कम्युनिटी, बड़े लीडर या अमीर लीडर?
अमीर लीडर कह लो, बड़े लीडर कह लो, जो बड़ा लीडर है वो अमीर तो हो गई, ऑब्वियसली बात है। तो क्या राहुल गांधी सरप्राइज थे इन सब सवालों से, कैसा लगा? देखिए, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि किसी ने कुछ सवाल पहले से मुझसे पूछा नहीं और बहुत अच्छा रिएक्शन था उनका। और सवाल उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। He knows about the caste system and हाँ, सब आपने अगर इंटरव्यू देखा होगा तो सबके बारे में बोल रहे। हो सकता है वो वैसा नहीं बोले जैसा हम लोग चाह रहे थे या कोई और दूसरा चाह रहा था, जो वो सबका अलग अलग आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है, लेकिन वो हर एक मुद्दे पे बोले, ये सबसे अच्छा रहा। ट्रोलिंग होती है तो उसको कैसे देखा? ट्रोलिंग देखो शंभू, पहले शुरू में तो बड़ा डर लगता था, कई बार जो है डिप्रेशन में भी चले जाते थे ट्रोलिंग को लेकर, ठीक है। और लेकिन अभी ऐसा लगता है क्योंकि जिस कम्युनिटी से मैं आ रही हूँ, दलित कम्युनिटी से मैं आ रही हूँ और एक महिला हूँ, तो सारी गालियां जो है ना दलित और महिला पर ही बनी है इस देश में क्या दुनिया में भी अगर आप देखो तो इन्हीं पर गालियां बनी है। और मैं तो दोनों ही फ्रेम में जो है फिट होती हूँ, तो आसानी से मुझे गाली। अब लगता नहीं बीबीसी में से हट जाना ज्यादा बेहतर साबित हुआ? देखिए, इस सवाल का जवाब मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ बीबीसी में हुआ और तुमने ये शुरू किया। मुझे लगता है इस सवाल को हम लोग इस तरह से पूछते हैं, अगर मेरी जगह कोई और होता और वो शुरू नहीं करता, क्या कहते हैं, अपना मूक नायक शुरू नहीं करता या अपना मीडिया वेंचर शुरू नहीं करता, जिस तरह से मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो अगर वो सुसाइड कर लेता था, वो जरूरी नहीं है हर कोई। आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया? जी, मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी उस समय, बीबीसी कंट्रोवर्सी की वजह से। हाँ, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। तो वो सारी चीजें अगर कोई कर लेता तो शायद मेरी तरह खड़ा नहीं हो पाता या मेरी तरह हिम्मत नहीं दिखा पाता, हर कोई नहीं दिखा पाता ना। इसका मतलब तो जितने भी दलितों के साथ जहां जहां कास्टिज्म हो रहा है वो सही हो रहा है, ये सोच के कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। तो ये मुझे लड़ना ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन है। लड़ना बिल्कुल सॉल्यूशन है, लेकिन उस समय में आप इतना, मतलब मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ और बीबीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जहां पर आप किसी के बारे में अगर उसके बारे में बात करते थे ना, उसकी नेगेटिविटी, तो लोग आपके ऊपर पहले उंगली उठाते थे कि तुम में ही कमी होगी, तुम ही ज्यादा इस तरह से देख रहे हो। तो वो सारी चीजें भी झेली है मैंने, तो इसीलिए किसी को बता ही नहीं सकते थे कि वहां पे आप किस तरह के लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, किस तरह का माहौल है वहां पे। तो बहुत ज्यादा उसमें डिप्रेशन में तो चली गई थी, एंटी डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ी, जबकि मैंने कभी सरदर्द की गोलियां नहीं खाई थी। तो वहां पे मुझे वो सारी चीजें खानी पड़ी। अब उन्हीं लोगों का नजरिया बदला है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बीबीसी लोग छोड़ के जा चुके हैं, लोग बातें करते हैं मुझसे, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं काम को। उनका कहना है कि तुमने अपनी जो लकीर है वो बहुत लंबी खींच दी है और बीबीसी बहुत पीछे छूट गया मुझसे। अब मतलब मैं जल्दी से इसलिए उसका नाम लेती भी नहीं हूँ अब, क्योंकि बहुत पीछे मैंने उसको छोड़ दिया। उनके मुंह पे एक तमाचा मैंने मारा है, मैं उन कास्टिस्ट लोगों के मुंह पे तमाचा मार के आई हूँ कि जिन्होंने मुझे कहा था कि आपको काम नहीं आता, आज देख लो मैं कहाँ खड़ी हूँ। उनको शायद नहीं भी जानते होंगे, आज मुझे लोगों का इतना क्या कहेंगी वो तमाम लोग, खासकर जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उसके बाद SC ST OBC के लोग हैं, कि घबराना नहीं है, कैसे रेसिस्ट करे, कैसे असर्शन करे, कैसे अपने बोलना जरूरी है शंभू। मैं उस समय, आप भी मुझे जानते थे, मैं इतना सहज थी, मैं जल्दी से किसी को बोल नहीं पाती थी, जवाब नहीं दे पाती थी। तो जहां से मैं आई थी मुझे लगता था कि कोई अगर मैं सही हूं और सामने वाला डांट रहा है मुझे और वो गलत है तो भी मैं उसको जवाब नहीं दे पाती थी। तो मुझे लगता है बोलना जरूरी है। उस समय शायद मैंने अपने एडिटर से शिकायत की, एडिटर्स ने नहीं सुनी मेरी, वो बात अलग है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो आपके लिए कोई नहीं आएगा। मीना कोटवाल के साथ लोग इसीलिए खड़े हुए हैं, लोग इतना पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीना कोटवाल ने आवाज उठाई। अगर मीना कोटवाल नहीं बोलती ना तो कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। मेरे लिए कोई क्यों बोलेगा? शुरुआत में कुछ लोगों ने मेरे लिए, क्योंकि बीबीसी में थे तो कुछ दोस्तों ने मेरे लिए बात रखी थी। जब बीबीसी से मुझे निकाला जा रहा था तब बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक ही दलित जर्नलिस्ट है, उसको निकाला जा रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता, आपको तो बोलना ही पड़ेगा। तो अगर बोलेंगे नहीं तो वो लोग आपको जितना दबाते रहेंगे तो आपको स्प्रिंग बनना पड़ेगा। उस अनुभव से फायदा तो हुआ, अनुभव से बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस किया उस चीज से ही ज्यादा मैं समझ पाई हूँ। जो मूवमेंट है, दलित मूवमेंट है, दलितों के साथ किस तरह से होता है, कास्टिज्म किस तरह से काम करता है, किस तरह से दिमाग से खेला जाता है, वो सारी चीजें मैं ज्यादा बेहतर समझ पाई हूँ। और ये सबके साथ होता होगा, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन होता बहुत सारे लोगों के साथ है। तो अब नेक्स्ट क्या है आपका प्लान दमुक नायक के लिए?
नेक्स्ट ये है कि मूक नाइक को ही आगे बढ़ाना है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो इंटरनेशनल लोग भी जान रहे हैं। नेशनल लोग तो थोड़ा इग्नोर करते हैं ना, यहाँ की मीडिया तो इग्नोर करेगी, वो हम लोगों को मानती ही नहीं है, वो मानती है कि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो लोग अभी पसंद कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोग पसंद कर रहे हैं, और मुझे लगता है मेरी शुरुआत है। अब मैंने जितनी मेहनत करी है उसको एक शुरुआत कर दी है मैंने, अब लोग इसको आगे और बढ़ाना है। तो अभी तो बहुत लंबी पारी है, अभी तो लंबा खेलना है। लेकिन अभी जो जिस कमेटी की बात कर रही हैं उसमें पत्रकारों की भी क्राइसिस है, तो वो कमी कैसे, मान ली कल लोग हायर करने और लोग रखने। हाँ, ये एक अच्छा सवाल रहा शंभू, क्योंकि मेरी टीम में जितने लोग हैं, मेरी टीम में मैं बता दूं ऐसे ऐसे लोग हैं जो सब्जी बेचते हैं, पशमानदा मुस्लिम है, वो सब्जी बेचते हैं। उनके अंदर एक जुनून था, और उन्होंने मेरे पास पहुंचने से पहले कई सारे लोगों को, कई सारे मीडिया के लोगों को बात की थी कि हमें जर्नलिज्म सीखना है, जर्नलिज्म में बात करनी है। उनके अंदर एक पैशन था, मैंने मौका देखा, मौका उनको दिया, और आज उनकी रिपोर्ट्स आप पढ़ लीजिए। नाजिर हुसैन है उनका नाम, रिपोर्ट पढ़ लीजिए। एक और लड़की है सोनिया मकवाना। सोनिया मकवाना ने गुजरात नहीं, सोनिया मकवाना दिल्ली में ही रहती है और अंबेडकर नगर में ही रहती है। और सोनिया मकवाना जर्नलिज्म का जे भी नहीं जानती है, कुछ नहीं पढ़ के आई है। ग्रेजुएशन उसने किया, और ग्रेजुएशन के बाद जो है शादी के बाद बच्चा, वो एकदम टिपिकल हाउस वाइफ की जो जिंदगी रहती है वैसे जी रही थी। उसने मुझसे मौका मांगा, मुझे पैशन चाहिए। मैंने शुरुआत में मुझे लगा नहीं करेगी शायद, लेकिन मैं खुद उसकी मेहनत से, उसकी लगन से हैरान हूं कि जिस लड़की को कुछ नहीं आता था, आज सोनिया मकवाना के नाम से मूक नाइक में आप सर्च कीजिए, आपको कई सारी स्टोरी मिल जाएंगी डेली। मतलब ये सारा सवाल है मौका मिलने का, मौके का खेल है। मैरिट करते हैं, मैरिट जो है सरनेम पे यहाँ पे डिपेंड करता है इस देश में। तो मैरिट कुछ नहीं होता, मौका सब कुछ होता है। मुझे मौका मिला, मैंने अपने आप को मौका दिया, मुझे किसी और ने नहीं, मैंने अपने आप को मौका दिया, तब मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपको मौका मिला तब आप यहाँ खड़े हैं। मौके का खेल है, किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को छीनना पड़ता है। मैंने अपना मौका छीना है, और आज मैं दूसरे लोगों को मौका दे रही हूँ। मैं जर्नलिज्म में उन लोगों को भी जर्नलिस्ट बना रही हूँ जो ये तक नहीं जानते हैं जर्नलिज्म का। बहुत सारी मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। हुमानाज है, हुमानाज ने कभी नहीं पढ़ा है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे कम लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर भी मैं उसको पुश करती रहती हूँ। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी ना कभी तो वो लेवल आएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे ही आएगा। तो वो मौका देने की जरूरत है। सोनिया मकवाना अभी टेक्स्ट बहुत अच्छा करती है, लेकिन अभी उसको कैमरे पे डर लगता है। तो धीरे धीरे मैं उसको सिखाती हूँ स्टूडियो में अपने के 2-2 लाइन ही पढ़ो, 4-4 लाइन ही पढ़ो, एक पैराग्राफ ही पढ़ो, वो धीरे धीरे आएगा। अब ये नहीं कि आपको एकदम बना बनाया मिल जाएगा सब कुछ। हमारे समाज में तो वैसे कमी है। लोग कैसे SC ST OBC के लोग इसको प्रोफेशन नहीं बना रहे, जबकि पैसा भी अच्छा है, डिजिटल मीडिया आपको मौका भी देता है, पैसे भी आ ही रहे हैं। आप अब तो लोग ब्लॉग्स बना रहे तमाम है, तो इसको लेकर कुछ सोच रही हैं आप? देखिए, ब्लॉग्स वगैरह तो हम लोगों ने नहीं बनाए। हम लोग एकदम टिपिकल वाला जर्नलिज्म जैसा चल रहा है। हम लोग क्लिक बेट भी यूज नहीं करते। अगर आप मूक नाइक की हेडलाइन वगैरह देखेंगे तो पैसा तो मुझे नहीं लगता कि जर्नलिज्म में पैसा है, क्योंकि मैं अभी तक अपने आप सैलरी नहीं लेती हूँ। मैं अपनी टीम को सैलरी देती हूँ, लेकिन मैं सैलरी नहीं लेती हूँ। तो जैसे तैसे हम लोग चलाते हैं, घर परिवार बेटी सब कुछ चलाते हैं। पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार अगर आपको रफ्तार अगर पकड़ ली तो फिर आपको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको पैसा देता है। अब तो इंस्टाग्राम भी पैसा देने लग गया है, फेसबुक आपको पैसा दे रहा है, यूट्यूब आपको पैसा दे रहा है। अगर उसके एल्गोरिथम के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो फिर तो आप रफ्तार पकड़ सकते हैं। अमेरिका में क्या है आपका प्रोग्राम चल रहा है? अमेरिका मुझे जाना है, और अमेरिका में मैं इसी पर बात कर रही हूँ कि मीडिया में डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, और जैसे सोशल मीडिया जो है सोशल इशू को उठाने में कितना जरूरी है और किससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसी मुद्दे पे मेरी वहाँ पे बातचीत है, और यहाँ का एक्सपीरियंस वहाँ भी बताया जाएगा। लगभग 7-8 साल का करियर हो गया आपका, 6 साल का, 8 साल का। बहुत लोग मतलब गुमनामी में खो जाते हैं। मैंने भी 12-15 साल टीवी में काम किया, 2006 से कोई नहीं जानता था। उस लिहाज से एक पत्रकार के दृष्टिकोण से लगता है कि जो अचीव आपने किया है वो टीवी में या अखबार में आप होती तो शायद ना हो पाता। वहां पे मुझे मौका ही क्यों देता कोई?
नहीं, हम लोग को तो काम तो दे ही देते थे, मौका नहीं मिलता है, काम तो देते थे ना। बड़ी स्ट्रगल थी आपको। स्ट्रगल तो बहुत है, जैसे कि मैं जहाँ पर थी वहां पे मुझे स्टोरीज नहीं करने दी जा रही थी, दिल्ली से कभी बाहर नहीं भेजा रहा था, मेरी स्टोरीज को जो है लंदन से अप्रिशिएट मिलता था, लेकिन फिर भी मुझे उन स्टोरी आइडियाज पे काम नहीं करने दिया। मेरे निकलने के बाद उन स्टोरी आइडियाज पे काम हुआ, तो मौका नहीं मिला ना, मौका नहीं दिया। कलीग्स के साथ कैसा अनुभव था, क्योंकि इकलौती थी वहाँ? कुछ कलीग्स के साथ अच्छा था, जो मेरे साथ ज्वाइनिंग हुई थी जिन लोगों की, उनके साथ बहुत अच्छा था। जो सीनियर थे उन्हीं के संग मेरी लड़ाई थी, जो कि सारे के सारे ब्राह्मण थे। रूपा झा है, मुकेश शर्मा है, और उसके बाद राजेश प्रियदर्शी, सरोज सिंह, इन चारों के खिलाफ ही था सारा चीजें, क्योंकि यही चारों जो है ज्यादातर उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते थे, यही पावर पोजीशन में थी। सरोज सिंह जो है मेरी मतलब क्या भी वुमेन डेस्क मिलता था तब मुझे मेरी मतलब इमीडिएट बॉस रहती थी। वैसे राजेश प्रियदर्शी थे मेरे इमीडिएट बॉस, फिर उनके सीनियर मुकेश शर्मा, रूपा झा, इन लोगों से मैंने कंप्लेंट की थी, रूपा झा से, मुकेश शर्मा से, लेकिन इन्होंने कभी सुना नहीं। जब सुन के फिर वो इग्नोर करना, मतलब सुनते तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से सुनते हैं बैठा के, एकदम आपको इतना सिंपैथी दिखाएंगे कि सब कुछ वही है, सब कुछ वही सही कर देंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। उस कंप्लेंट पे कभी कुछ हुआ नहीं। मैंने लंदन में फिर कंप्लेंट डाली थी, लेकिन उस कंप्लेंट में भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि तीनों जो थे बीबीसी के ही थे उस कमेटी में, और उस कमेटी में मतलब इस तरह से जो जवाब आया कि हमने चोर से पूछा, उसने चोरी की, चोर ने कहा नहीं, क्लीन चिट। तो मुझे वैसा ही जवाब दिया था कि हमने जो है सरोज सिंह से पूछा, उन्होंने इस तरह से आपसे बात की, उन्होंने कहा नहीं। राजेश प्रियदर्शी से पूछा, इसने ये किया, उन्होंने कहा नहीं। मतलब एक एक लाइन का आंसर था उस कमेटी की रिपोर्ट में, तो वो पूरा कास्टिस्ट था। मतलब सभी लोग, मैंने मतलब जो कातिल थे वही गवाह थे, वही उन्होंने जजमेंट निकाला, वही जज थे, सब कुछ वही थे। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर हम लोगों के तो खिलाफ आना ही आना है सारा मामला। तो वही है ना, जो शोषण कर रहा है वही मसीहा भी बन रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, वही रिपोर्ट भी कर रहा है, वो अवार्ड भी ले रहा है, वही जजमेंट भी दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। हम तो सिर्फ ताली बजाने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। ये जो जातिवाद का जो टैग लगता है, जो शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, इस टैग को लेकर कैसे? शोषित वंचित समाज की हम लोग बात करते हैं, और अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आज तक इंडिया में आजादी के बाद से कभी कोई दलित आदिवासी एडिटोरियल पोस्ट पे नहीं रहा, कभी कोई डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे नहीं रहा। और ये मैं नहीं कह रही भाई, 2006 का आप देख लीजिए डेटा, अनिल चमड़िया सर ने किया था, योगिनी जी ने किया था, वो देख लीजिए। 2019 में ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी यही कहती है, चाहे आप टीवी चले जाएं, डिजिटल चले जाएं, प्रिंट चले जाएं, रेडियो चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 2022 में फिर ऑक्सफैम ने जो है फिर रिसर्च किया, इसमें इतिहास आप कह सकते हैं लिखा जाएगा कि पहली बार आजादी के बाद कोई डाइवर्सिटी फाइट अगर मीडिया था तो वो मूक नायक है, ठीक है, उन्होंने हमें शामिल किया, और पूरा पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि मूक नायक में जो है सभी तरह के लोग शामिल हैं। तो ये मीना कोटवाल थी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप SC ST OBC से हैं तो सफलता मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। शुक्रिया मीना हमारे साथ बातचीत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एक खबर से अपडेट कर रहा हूं कि बिहार पुलिस ने एक बड़ा जानकारी शेयर किया ट्विटर पर, और मनीष कश्यप को लेकर। वहीं पंजाब से एक खबर आ रही है जिसको लेकर मैं नेशनल दस्तक में कहा था कि अमृतपाल सिंह जो हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के र्यूमर्स हैं, तो आप इन सब र्यूमरों पर भरोसा न करें। कहीं कहा जा रहा है गिरफ्तार है, कहीं जा रहा है नहीं गिरफ्तार है। अब तक 78 लोग की गिरफ्तारी हुई है, तो कोई खालिस्तानी नहीं कह रहा है उनको, वो उन पर सिर्फ आरोप है कि वो पुलिस चौकी पर उन्होंने कुछ उनके समर्थक के साथ वो पहुंचे, तो उस लेकर एक मामला है। तो कोई भी तरह के अफवाह में न पड़े, किसी भी तरह के सरकारी रिपोर्ट्स का इंतजार करे, वो ज्यादा बेहतर है। सावधानी से सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो सावधानी से खबरों का चयन कीजिए। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टीवी अखबार वाले जनसत्ता पहले कह रहा था गिरफ्तार है, अब कह रहा है फरार है, सब चलता रहता है। खैर शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।